Hello students, now I am going to solve some typical questions and numerical problems of chapter second. चैप्टर सेकंड के कुछ टिपिकल जो क्वेश्चंस हैं और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आया हुआ है कि टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स, टू इनफाइनाइटली क्वेश्चन, टू infinitely long parallel wires having linear charge densities lambda 1 and lambda 2 respectively are placed at distance r. To infinitely long parallel wires having linear charge densities lambda 1 and lambda 2 respectively are placed at distance r. Find out force per unit length experienced by either wire. Clear? This is an important question जो बोर्ड में आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि हमारे पास में कोई दो वायर हैं और दोनों जो वायर हैं वो पैरेलल रखे हुए हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैं और दोनों जो है वो पैरेलल रखे गए हैं डिस्टेंस r के ऊपर। तो इनकी फोर्स, इनकी जो लेंथ है पर यूनिट लेंथ, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो फिर इस क्वेश्चन की कंसेप्ट क्या है वो हम देखें। सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन, वी कंसीडर देयर आर टू लॉन्ग वायर विच आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम विद ईच अदर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है और मैं इनको मान लेता हूं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। क्लियर? ये भी पॉजिटिवली चार्ज, बट linear charge density for first wire is lambda 1, linear charge density for second wire is lambda 2। तो ये आपको क्या क्या गिवन है इन दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन के अंदर दोनों की लीनियर चार्ज डेंसिटीज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आपको गिवन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r गिवन है। अब इनकी पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स एक्सपीरियंस करती है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर देखिए, we consider a small length element dl2 at second wire and charge on this element supposed to be dq2। इस पे कितना चार्ज एग्जिस्ट करता है? दिस इज dq2। ये हमने कंसीडर कर लिया कि we consider a small length element dl2 and charge exists dq2 on it। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज dq2 है जो सेकंड वायर के पे मौजूद है, तो फर्स्ट जो वायर है उसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कौन लाई करेगा?
चार्ज dq2। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसने प्रोड्यूस की? फर्स्ट ने। और उसके अंदर कौन लाई कर रहा है? चार्ज dq2। तो फिर ड्यू टू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस स्मॉल चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। क्लियर? तो सबसे पहली बात यह है कि पहले वाले डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें। सपोज दिस पॉइंट इज P। क्लियर? यह पॉइंट P हम कंसीडर करें। तो फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P due to first linear charge distribution. Suppose this is E1, but हम पढ़ चुके हैं किसी भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी थी लैम्डा है, तो फिर E इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखिए जरा कुछ बात रिमाइंड हुई क्या आपको? ये एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन ही थी कि हम किसी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी डिस्टेंस पर या किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो E इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो फिर इस फॉर्मूले का यूज मैं इस सिचुएशन के लिए कर रहा हूं। तो पहले वाले की वजह से क्या माना? E1, तो हमने कंसीडर कर लिया E1। तो व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन? दिस इज लैम्डा 1, तो लैम्डा की जगह क्या पुट कर दिया? लैम्डा 1। डिस्टेंस वही इस पे पॉइंट पे चाहिए, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से P पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर लिया इस फॉर्मूले से। तो फिर नेक्स्ट बात पे आते हैं, वो क्या? अब charge dq2 lies in electric field intensity in E1, so this charge will experience a force. So the force experienced by charge dq2 on length dl2 कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? देन यहां भी एक लॉजिक है, यदि चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड E में एग्जिस्ट करे तब फोर्स का फार्मूला F इक्वल QE होता है। ये फार्मूला आया हुआ है। This is physical significance of electric field intensity, but you can use this formula for your situation. Then the force, this is small force dF2. Clear? What is the charge? This charge is dQ2. तो फिर dF2 इक्वल dQ2 इंटू में E1। क्लियर? This is equation second. But value of E1 lambda 1 upon 2 pi epsilon naught r from first and second by using equation first and second. What will be result? dF2 equal dQ2 into value of E1 lambda 1 upon 2 pi epsilon naught r. This is equation third. But we know that linear charge density for second wire lambda 2। देखना क्या मैं लिख सकता हूं क्या? lambda 2 इक्वल
dq2 upon dl2. Charge exists per unit length is called linear charge density. On second wire, length is dl2 and this charge exists dq2. Then lambda 2 will be dq2 upon me dl2. So what will be the result for dq2? dq2 equal lambda 2 dl2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. दिस इज इक्वेशन 4. 4 की वैल्यू किसमें पुट कर दी जाए? थर्ड में पुट कर दी जाए. तो बाय यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4. तो फिर देखिएगा मैं यहां इसको मिटा रहा हूं और नेक्स्ट 3 और 4 का यूज करते हुए अगली स्टेप इधर लिखता हूं. इसे आपको नोट कर लेना है. यू हैव टू नोट इट. साथ साथ आप नोट करते हुए जाएंगे. ये हमारे पास में क्वेश्चन था. ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ था. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो फिर क्वेश्चन क्या था? टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटीज λ1 एंड λ2. ये दो पैरेलल जो है वो वायर हैं जिनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 λ2 है और एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे गए हैं. आपको बताना है कि ये एक दूसरे की वजह से इनकी पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी और उसकी कंसेप्ट क्या है. पहले आप सेकंड को टारगेट बनाइए. पहले वाले की वजह से वहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसे फाइंड आउट कीजिए. फिर सेकंड पे स्मॉल एलिमेंट पे कितना चार्ज एग्जिस्ट करता है, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स को आप निकालिए. उस फोर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो E1 निकाली थी उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए. अब आपके पास में जो चार्ज है उस चार्ज को हम जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी की टर्म में dq2 को λ2 dl2 की टर्म में रख देंगे. तो फिर इस तरीके से अब इक्वेशन में 3 एंड 4 ले रहा हूं. तो देखिएगा तो बाय यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4. इक्वेशन आपको लिखना है by using equation 3 and 4, then what will be result? df2 equal value of dq2 λ2 dl2 λ2 dl2 into λ1 upon 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r. मैंने कुछ नहीं किया है, केवल dq2 की जगह क्या लिख दिया है? λ2 dl2 लिख दिया. बाकी इक्वेशन ऐसे कैसे लिख दी? क्लियर? बाय अरेंजिंग इट df2 इक्वल λ1 λ2 upon 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r into dl2. But we have to find out force experienced by per unit length. Then we will divide this step by dl2. Then we can write as df2 upon dl2. This is equal to λ1 λ2 upon 2 pi epsilon naught r. क्लियर? ये आपके पास सेकंड जो वायर था या सेकंड जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो उसकी पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी ये आपने इक्वेशन 5 में फाइंड आउट कर लिया. ठीक है. तो फिर हम यहां ये देखेंगे कि फर्स्ट जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी और सेकंड को टारगेट बनाया था. लेकिन इन सिमिलर वे यदि हम सेकंड वायर की वजह से सपोज कीजिए कि ये आपके पास में जो है फर्स्ट है ये सेकंड है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर कितनी थी उसकी वजह से ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था ये हमने इक्वेशन 5 में निकाला. लेकिन इसका ठीक रिवर्स भी तो कर सकते थे कि दूसरे वाले वायर के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती और फिर ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता. तो फिर इसके लिए तो आप सिमिलरली लिख सकते हैं. क्वेश्चन 5 को इस जो इक्वेशन 5 है उसको काम में लेकर कैसे फॉर फर्स्ट जो है वायर df1 upon dl1 but these quantities will be same λ1 λ2 upon 2 pi epsilon r. तो फिर मैं जस्ट इसके आगे फर्स्ट कंडक्टर के लिए लिख रहा हूं. तो देखिए कैसे आएगा. सिमिलरली
द फोर्स experienced by first wire by using equation phi. By using equation 5, then what will be result? dF1 upon dL1 equal lambda 1 upon lambda 1 lambda 2 upon 2 pi epsilon naught r. This is equation 6. This is equation 6. Clear? अब both 5 and 6 are same. तो फिर in general form dF upon dL equal dF1 upon में dL1 equal dF2 upon में dL2 इक्वल लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक है, ये हम जनरल वे में लिख सकते हैं. तो फिर यहां हम देखेंगे कि देयर इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. यदि पहला वायर दूसरे वायर पर फोर्स लगाएगा तो उतना ही फोर्स सेकंड वायर किस पे लगाएगा? फर्स्ट पे लगाएगा. तो इस तरीके से ये पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा ये हम जो है वो जान सकते हैं. तो ये तुम्हारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं. ये बोर्ड में पूछा गया था. नेक्स्ट एक और हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं इसी चैप्टर सेकंड की, और क्वेश्चन है आपके पास में फर्स्ट. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास में कोई क्लॉज सरफेस है और उस सरफेस में कुछ चार्ज जो है वो इंटर कर रहा है और कुछ चार्ज जो है वो कुछ फ्लक्स जो है इंटर कर रहा है और कुछ फ्लक्स जो है वो बाहर निकल रहा है. तो फिर यहां क्वेश्चन फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है. क्वेश्चन फर्स्ट, तो फिर entering flux in a closed surface. Suppose this is phi1 equal, ये दे रखा है हमें 400 वोल्ट मीटर. 400 वोल्ट मीटर. क्लियर? ये एंटरिंग फ्लक्स है, लेकिन we know that entering flux is negative and outgoing flux from a closed surface is positive. So we take negative sign here. Clear? Outgoing flux from a closed surface, from the closed surface, from the closed surface. Suppose this is phi2, ये गिवन है आपको 800 वोल्ट मीटर. ठीक है,
तो ये सपोज कीजिए कि आपके पास में कोई सरफेस है, इसमें कुछ फ्लक्स इंटर कर रहा है, कुछ फ्लक्स जो है इसमें से बाहर जा रहा है, ठीक है, ये आउटगोइंग फ्लक्स है, ये जो है आपके पास में इंटरिंग फ्लक्स है, ठीक। अब इस क्लोज सरफेस में कितना चार्ज होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पता लग गया कि कितना फ्लक्स जा रहा है, दिस इज 400 वोल्ट मीटर, कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, दिस इज 800 वोल्ट मीटर। तो कितना चार्ज इसके इनसाइड एग्जिस्ट करता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फर्स्ट हम कैसे करेंगे देखिए। तो फिर Q कितना एग्जिस्ट करता है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो दिस इज मैथमेटिकल जो है वो पोर्शन है इस क्वेश्चन का। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या है सॉल्यूशन, बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाय यूजिंग गॉस लॉ। फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज Q, दिस इज इक्वल फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपके पास में फाई क्या है, फाई नेट फ्लक्स। तो फिर यहां लिख सकते हैं नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स। बट नेट फ्लक्स फाई इक्वल फाई 1 प्लस फाई 2। तो फाई इक्वल फाई 1 प्लस फाई 2, दिस इज सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड कितना आ जाएगा आपके पास में, Q इक्वल फाई 1 प्लस फाई 2 इंटू में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस इज थर्ड। नाउ यू कैन फाइंड आउट ए चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस, देन Q इक्वल, यहां मैं इसको लिख रहा हूं, Q इक्वल व्हाट इज वैल्यू ऑफ फाई 1 माइनस 400 वोल्ट मीटर प्लस फाई 2 800 वोल्ट मीटर इनटू कितना एप्सिलॉन नोट। तो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नोट कितनी हो गई 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और चार्ज मेजर्ड इन कूलम, दिस इज कूलम। तो वी कैन राइट Q इक्वल 400 इंटू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। क्लियर? जब हम इसको कैलकुलेशन में लेंगे तो 3.54 इंटू 3.54 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, दिस इज चार्ज्ड इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये वो चार्ज है जो इसके द्वारा सरफेस के द्वारा क्या की जाएगी, क्लोज्ड की जाएगी। तो पता लग गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको इनकमिंग इंटरिंग फ्लक्स दे रखा था -400, माइनस क्यों लगाया, इंटरिंग जो फ्लक्स होता है वो माइनस, आउटगोइंग फ्लक्स क्या होता है पॉजिटिव। तो फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू दे रखी थी, आपको क्या निकालना था Q की वैल्यू। लेकिन बाय यूजिंग गॉस लॉ हम जानते हैं फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और Q इक्वल होता है फाई इनटू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन फाई क्या है, दिस इज नेट फ्लक्स और नेट फ्लक्स फाई इक्वल फाई 1 प्लस फाई 2। अब फाई 1 प्लस फाई 2 की वैल्यू यहां फाई की जगह पुट कर देंगे इनटू में एप्सिलॉन नॉट। तो फिर ये वैल्यूज आप पुट कर देंगे, इसी कैलकुलेशन कर लेंगे तो Q इक्वल 3.54 इंटू 10⁻⁻9 कूलम आ जाएगा। ये नैनो भी बोल सकते हैं, नैनो कूलम। तो ये तुम्हारे पास में हो गई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बुक की फर्स्ट, ठीक है। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है सेकंड। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है वो देखिए। सेकंड प्रॉब्लम में गिवन है कि आपके पास में जो है एक चार्ज स्फीयर है चार्ज स्फीयर जिसकी रेडियस हमें दे रखी है। सेकंड प्रॉब्लम, diameter of charged sphere, this is equal to 2.4
मीटर, d इक्वल 2.4 मीटर। क्लियर? देन रेडियस ऑफ चार्ज स्फीयर r इक्वल d/2 इक्वल 2.4 डिवाइड बाई 2 इक्वल 1.2 मीटर। क्लियर? तो हमें कोई चार्ज स्फीयर दे रखा था, उसकी डायमीटर दे रखी थी, हमने उसकी जो है वो रेडियस फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट बात हमारे पास में क्या आती है कि इस चार्ज स्फीयर है, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी? सिग्मा। दिस इज इक्वल टू 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। बट यू हैव टू फाइंड आउट कि इस चार्ज सरफेस से कितना फ्लक्स जो है वो निकलेगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट फ्लक्स फाई। क्लियर? तो क्या क्या मैथमेटिकल सिचुएशन दी गई है इस क्वेश्चन के एक बार फिर से देख लीजिए। डायमीटर दे रखी है आपको, जिससे हमने रेडियस फाइंड आउट कर ली। सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी थी 80 माइक्रो कूलम, उसको हमने माइक्रो से 10⁻⁻⁶ कूलम में रख दिया। हमें निकालना है कि उससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो फिर देखिए ये हमारे पास में जो है कोई स्फीयर है, ये चार्ज है। क्लियर? इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है? हमें सिग्मा दे रखी है। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? आर दे रखी है। तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, वो फ्लक्स फाई निकालना है। ये आइडिया हमारा होना चाहिए। तो भाई कैसे निकालेंगे? देखिए वही हम किसका यूज करेंगे? गॉस लॉ का यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन बाय यूजिंग गॉस लॉ, क्या कहता है गॉस लॉ? फाई इक्वल क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो फिर क्यू आपको गिवन नहीं है, क्यू तो दे ही नहीं रखा है। दे क्या रखा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है और रेडियस दे रखी है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। लेकिन इससे हम फ्लक्स नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी, बट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्यू अपॉन में ए, चार्ज अपॉन एरिया। एरिया किसका? स्फीयर का, चार्ज स्फीयर का। लेकिन स्फीयर का एरिया 4πr², तो Q अपॉन 4πr²। क्लियर? यू हैव टू फाइंड आउट Q, तो वी कैन राइट एज सिग्मा इक्वल Q अपॉन 4πr²। तो वैल्यू ऑफ Q विल बी सिग्मा इंटू 4πr²। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। इसका मतलब तुमने Q को जो है फाइंड आउट कर लिया इस इक्वेशन से। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, Q की वैल्यू किस में रख दी जाए? फर्स्ट में रख दी जाए। देन फाई इक्वल सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू ये आ गई और अपॉन में कितना? एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? दिस इज final formula. By using this formula you can calculate flux outgoing through charged sphere. तो क्या क्या चीजें आपको चाहिए? सिग्मा अवेलेबल है कहां? ये रहा। 4π3.14 r अवेलेबल है 1.2 मीटर। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो फिर फाई इक्वल वैल्यूज पुट करते हैं। सिग्मा 80 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू r 1.2 इंटू 1.2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है। क्लियर? यूनिट विल बी वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक? अब इसको यदि हम कैलकुलेशन में लें तो ये कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी वो फाई इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁸
वॉट मीटर। तो कैलकुलेशन जो है आप करके देखिएगा, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, -12 ऊपर जाएंगे, प्लस के 12 बन जाएंगे, 12 में से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस का 6, बाकी जो है इनकी मल्टीप्लिकेशन करके और इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से ये हमारे पास में फ्लक्स आ जाएगा। तो फिर इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मेन चीज क्या थी कि हमें निकालना, लगाना तो गाउस का लॉ ही था, लेकिन हमें चार्ज नहीं मालूम था, और वो चार्ज हमने किसकी मदद से निकाला, वो चार्ज हमने निकाला सरफेस चार्ज डेंसिटी की मदद से। तो Q इक्वल सिग्मा इंटू 4πr²। इस Q को निकाल करके यहां रख दिया तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो फिर इसको आप नोट कीजिए।